तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी पॉलिटी की जो है पढ़ रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी 6 to 12 जो है हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कर लें। तो आज 8th के एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका मतलब राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं जो है लोगों को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली is a composition of various organs of government and related among them. As we studied in last chapter, the constitution is a document that set limits on the power of government and ensure democratic system which all people enjoy certain rights. In this chapter, we shall study about the fundamental right contained in the Indian constitution and three of the Indian constitution listed in fundamental rights. Also, है ना, well, the limits on these rights, and in the past decades the scope of the rights have changed in some respect and expanded after the study of this. देखो, पीछे हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी को स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को पावर देता है, कि कैसे वो जो है डिसीजन मेकिंग पावर। फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिमिट करता है गवर्नमेंट की जो है पावर को, कैसे उसने डिवाइड क्यों वेरियस फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन को, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को, है ना, जुडिशरी को। इसमें हम पढ़ेंगे कि पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जो है क्या क्या पावर देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, कौन से फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड करता है और उनमें क्या चेंजेस हुए हैं ना, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन राइट्स को, क्या रोल है जुडिशरी का, उसमें क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट। देखो, 1982 में ड्यूरिंग ए कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एशियन गेम्स, गवर्नमेंट इंगेज्ड इन फ्यू कॉन्ट्रैक्टर। दे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्ट वर्कर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिल्ड ए फ्लाई ओवर इन स्टेडियम। द वर्कर्स वेर केप्ट पुअर वर्किंग कंडीशन एंड वेर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस एडेड बाई गवर्नमेंट। 1992 की ये बात कर रहा है, जब कुछ कंस्ट्रक्टर वर्कर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को एशियन गेम्स को इंगेज करने के लिए, बनाने के लिए, कि कुछ ब्रिजेस और स्टेडियम्स बनाने के लिए। तो उन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कुछ पुअर वर्कर्स को जो है हायर किया, है ना, और उनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत ख़राब थी और उसमें वो काम कर रहे थे। ठीक है, जब सोशल साइंटिस्ट जो है टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट ने इस पूर कंडीशन के बारे में पढ़ा, उन्होंने पिटिशन दी सुप्रीम कोर्ट में। दे आर्ग्यू कि एम्प्लॉइंग ए पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन ए मिनिमम prescribed wage amount to beggar or forced labor and which is a violation of fundamental right against exploitation। तो कुछ जो है सोशल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने टीम थी, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि उनको तो मिनिमम वेज जितनी मिलनी चाहिए, पैसे कुछ मिनिमम जो वेजेस है मार्केट की गवर्नमेंट के सेट अकॉर्डिंग, उससे भी कम मिल रही है। ये तो भीख मांगने जैसा हुआ और ये जो है फंडामेंटल राइट जो है अगेन एक्सप्लॉयटेशन, उसके खिलाफ है। कोर्ट ने वो अपील एक्सेप्ट कर ली और वो डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए ये थाउजेंड ऑफ वर्कर जो है उन्हें वेजेस मिले उनके काम के लिए। सिमिलरली मैचल लेलुंग ने जो है वाज 23 व्हेन ही वाज अरेस्टेड। ए रेजिडेंस ऑफ चुबारी विलेज जो है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, अब कहाँ का, आसाम का, 23 साल का ये लड़का था, इसको अरेस्ट कर लिया। मोलेगांव को चार्ज किया गया था, मचल को चार्ज किया गया था कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज, है ना, और वो मेंटली जो है अनस्टेबल था फोन और स्टैंड ट्रायल एंड वाज सेट टू अंडर ट्रायल ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलिया मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। तो उसको जब ड्यूरिंग अ ट्रायल ये उनको ये पता चला कि ये मेंटली अनस्टेबल है, तो उसे जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में तेजपुर में भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। उसकी जो है ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुई और डॉक्टर ने 2 बार लिखा, रोड ट्वाइस टू द जेल अथॉरिटी इन 1967 और 1996 दैट ही वाज फिट टू स्टैंड फॉर ट्रायल बट नो वन पेड एनी अटेंशन। मेजर लॉन्ग रिमेन्ड एज इन जुडिशियल कस्टडी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर ने जब एप्लीकेशन लिखी कि अब वो ट्रायल के लिए जो रेडी है, अब उसे जो है आप ट्रायल कर सकते हो, लेकिन किसी ने नहीं सुना, है ना, और वो जो है जुडिशियल कस्टडी में रहा। मचल वाज इन जुलाई 2005 ही वाज 77 ईयर्स देन। ही स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। He was freed when a team of appointed National Human Rights Commission under trial in the state, inspection of under trial in the state। तो वो जो है 54 साल के लिए 54 साल तक जेल के अंदर ही रहा, बिना ट्रायल के, बिना उसके जो है क्या, उसको जो है उसको गिल्टी या उसको इनोसेंट प्रूव करने के लिए 54 साल तक रहा, तब जब तक कि ह्यूमन राइट कमीशन ने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन उसकी लाइफ जो पूरी बर्बाद हो गई। 23 साल का लड़का गया था और 77 साल की उम्र में वो जो है बाहर निकला। तो मचल्स की जो इंटायर लाइफ थी वो जो है वेस्ट हो गई, बिकॉज एक प्रॉपर ट्रायल नहीं मिला जो कभी हुआ ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दिस मीन्स कि हर सिटीजन को जो है राइट है फेयर और स्पीडी ट्रायल का। मचल के केस में शो व्हाट हैपन, राइट गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जब अवेलेबल प्रैक्टिस में नहीं होते, लिखे हुए हैं कागजों पे, लेकिन वो एक्चुअली इन प्रैक्टिस दे आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड, दे आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसका वायलेशन हुआ राइट का, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होगी।
इन केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट जब वायलेशन ऑफ राइट वो प्रोवाइड कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज चैलेंज इन द कोर्ट। एज रिजल्ट वर्कर्स को पहले केस में जब उनका जो है राइट वायलेट हो रहा था तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, तो कोर्ट ने जो है गारंटी किया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और जस्टिस दिया इनको प्रॉपर वेजेस के साथ। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स क्या है, देखो इन दोनों एग्जाम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट हैव राइट्स एंड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स। ए डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टन राइट्स एंड गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। देन इट इज ऑफन ए प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू शो to list okay, so therefore it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizen in the country itself. So इफ़ यू टॉक अबाउट कि हर राइट्स जो ये गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो है इंडिविजुअल को देती है, और ये हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में कि ये राइट्स जो है सिटीजन्स को अवेलेबल हो। ठीक है, ये मेंशन और प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं ना। ये राइट्स जो हैं प्रोहिबिट्स करती हैं, रोकती हैं गवर्नमेंट को एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल की राइट्स है और इनका वायलेशन पे जो है इनकी रेमेडी प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स। पीपल कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पीपल मूव टू दी कहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, सो द राइट ऑफ द पर्सन मे बी थ्रेटन्ड बाई अनदर पर्सन और प्राइवेट इंडिविजुअल। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, कोई इंडिविजुअल भी तो इस राइट को जो है वायलेट कर सकता है। इस सिचुएशन में इंडिविजुअल वुड नीड टू प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन चाहिए होगी कि कोई इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल का राइट जो है वो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, ठीक है, कोई इसका मर्डर करने की कोशिश करे, है ना, कोई मर्डर कर दे तो गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा इनके बीच में, एक बंदे का राइट का प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे बंदे से। ठीक है, ये नेसेसरी है गवर्नमेंट के लिए, बाउंड टू राइट ऑफ इंडिविजुअल। अदर वर्ड्स में जो ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी या इवन जुडिशरी इन दिस पर्सन ऑफ फंक्शनिंग मे वॉयलेट द राइट ऑफ ए पर्सन, कोई भी वॉयलेट कर सकता है राइट ऑफ द पर्सन, तो उसे प्रोटेक्ट कर जाए। अब फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने जो है डिमांड किए थे फर्स्ट टाइम जो है 1928 में बिल ऑफ राइट्स। ये एक नेचुरल है कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड और देयर वाज नो टू ओपिनियन इन द इंक्लूजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले जो है इसके बारे में कहा था, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वह कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरू हुआ, इन्होंने जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट डिफरेंट है ना, डिफरेंट है अदर राइट्स से अवेलेबल टू अस। वाइल जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं ऑर्डिनरी राइट्स हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ना वो गारंटी किए कॉन्स्टिट्यूशन ने, समझे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किए हैं। कोई ऑर्डिनरी राइट जो है वो चेंज हो सकते हैं लेजिस्लेटिव से, पार्लियामेंट उन्हें लॉ बना के चेंज कर सकती है, लेकिन जो लॉ है ना फंडामेंटल राइट वो भी चेंज किए जा सकते हैं बाई अमेंडमेंट इटसेल्फ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही चेंज किए जा सकते हैं। फिर भी उनके जो बेसिक कुछ लॉज हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसे चेंज किया जाएगा तो जुडिशरी जो है क्या है, देखो जुडिशरी के पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्रोटेक्ट करने की। अगर कोई वॉयलेट करता है स्टेट, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, तो क्या है उसके खिलाफ जो है जुडिशरी एक्शन ले सकती है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय जुडिशरी इफ इट वॉयलेट फंडामेंटल राइट। कोई भी कानून या किसी तरह की भी कोई एक्शन अगर कोई भी लेगा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव है ना जो इन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, कोई भी अनरिजनेबल मैनर या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं कि ये मिलेंगे ही मिलेंगे या अनलिमिटेड इनमें राइट्स, गवर्नमेंट इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकती है, समझे। ठीक है, जैसे तो अब पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। देखो राइट टू इक्वालिटी जो है ना वो एक, देखो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, इसमें जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ था और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने सब बराबर हैं और सबको लॉ की प्रोटेक्शन इक्वली मिलेगी, मतलब ट्रीटमेंट जो है फेयर, जैसे इक्वल के साथ इक्वल, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आगे पढ़ते हैं। देखो राइट टू इक्वालिटी, देखो राइज टू इक्वालिटी डू अवे विथ सच अदर डिस्क्रिमिनेशन लाइक इक्वल एक्सेस मिलेगा पब्लिक शॉप्स का, हॉस्टल्स का, होटल्स का, प्लेस ऑफ बर्थ, जितने भी पब्लिक हैं जहाँ गवर्नमेंट का जो है जो इन्फ्लुएंस है ना
वो जो है वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ना, ऑन द बेस के इस रिलीजन या रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी जगह है ना, या कोई प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, वेल है, घाट है या थिएटर है ना, वहाँ पे ये नहीं कि ये इस रिलीजन का इसको नहीं आने दिया जाएगा, नहीं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। तो राइट टू इक्वालिटी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये राइट इस आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 16 में, ठीक है, ओके। तो ये प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से ही तो जो है अनटचेबिलिटी आया, हमने प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ा है ना। तो इसको ख़त्म किया गया, आर्टिकल 17 लाया गया। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, ये प्रिवेंट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास। देखो ये इसमें एक्सेप्शन है, ये आर्टिकल जो 16 है वो तो इक्वलिटी बोलता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ के इक्वल है, किसी को भी अनफेयरली ट्रीट नहीं किया गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, आर्टिकल जो 16 का सब क्लॉज 4 है, इसमें ये एक्सेप्शन दिया है कि इस आर्टिकल में कोई भी स्टॉप नहीं करेगा सिटीजन को कोई अफर्मेटिव एक्शन लेने से। अफर्मेटिव एक्शन मतलब जैसे SC STs है ना, SC ST OBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए पहले इनको बराबर में ला के खड़ा करेंगे तभी तो होगा ना, है ना, इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि लॉ कुछ कहता है कि इसको किया जा सकता। लॉ भी जो है फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए इस पर, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है यहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये मेनका गांधी केस में 1983 में हुआ था शायद, उसमें कहा था कि प्रोसीजर जो है स्टैब्लिश बाय लॉ भी है लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होना चाहिए। क्या लॉ भी चेक करो कि जिस लॉ से आपको किसी की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को जो है उसको डिप्राइव कर रहे हो, क्या वो लॉ भी जस्ट है कि नहीं है, क्या वो लॉ फेयर है कि नहीं है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में देखो, फ्रीडम टू ऑफ लिबर्टी है। Two rights have the most essential to the democracy. It is not possible to think of one without the other. देखो फ्रीडम है, लिबर्टी नहीं है, ये भी तो नहीं है। इक्वालिटी है, इक्वालिटी और फ्रीडम जो है ना वो दोनों एक साथ चलते हैं। फ्री हो लेकिन आपके पास फ्रीडम, आप फ्री हो लेकिन आप इक्वल नहीं हो, इक्वालिटी नहीं है तो भी नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी में ये दोनों लॉज जो है ना एक साथ होंगे तभी होगा। आप लिबर्टी इंजॉय कर रहे हो लेकिन आप दूसरे की फ्रीडम में अगर दखल दे रहे हो तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लिबर्टी और ये जो इक्वलिटी और लिबर्टी है ना वो दोनों साथ रखनी पड़ी, एक भी डिप्राइव होगी तो दूसरी नहीं। आपको लिबर्टी नहीं है कि दूसरे की जाके आपको लिबर्टी खतरे में डालो, नहीं। आप इक्वलिटी हो, इक्वल हो, पर आपके पास लिबर्टी नहीं है कुछ करने की, है ना, तो भी नहीं चल सकता। अपने व्यूज़ नहीं रख सकते, है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है नो सिटीजन को डिनाई नहीं, किसी सिटीजन को भी डिनाई नहीं कही जाएगी विदाउट द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर ए लॉ, किसी लॉ को छोड़कर, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, ये मैंडेटरी है कि जब कोई अरेस्ट होता है ना तो उसके लिए क्या है, उसको ग्राउंड बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है ना। उसको जो है उसको एक लॉयर दिया जाएगा उसकी चॉइस का जो उसको डिफेंड करेगा, है ना, और उसको जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है कोर्ट में जो है हाजिर किया जाएगा। ये सिर्फ गारंटी नहीं करता अगेंस्ट टेकिंग अवे इंडिविजुअल लाइफ बट एप्लीकेशंस वेरियस सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट्स ने जो है इसका स्कोप जो है इनलार्ज किया। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में जो हम इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स चल रहा है, ठीक है। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना ये इंडिया में एक बड़ा यूनिक कानून है। देखो इसमें जो क्या होता है कि आपको कोई एक तो प्यूनिटिव डिटेन होता है, प्यूनिटिव होता है, जो प्यूनिटिव का मतलब है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है, यू आर बीइंग अरेस्टेड फॉर द क्राइम। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जो अथॉरिटी है उसे लगता है कि फ्यूचर में ये कोई क्राइम करने वाला है, ये कोई चोरी करने वाला है, ये कोई मर्डर करने वाला है, तो प्रिवेंशन के लिए, उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट इस पे दो जो है एक्सेप्शन से, पहली के उस किस ग्राउंड पे जो है उसको अरेस्ट किया जाता है ये भी अथॉरिटी चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बता सकती है, लॉयर प्रोवाइड नहीं कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, ओके। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने इसको भी जो है हाजिर करना पड़ेगा, है ना। ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months। देखो दिस प्रिवेंटिव कैन बी एक्सटेंडेड, ये 3 month तक एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन आफ्टर 3 months जो है सच ए केस जो है एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसका हेड कौन होगा, एक हाई कोर्ट का जज या फिर क्वालिफाइड हो जो बनने के हाई कोर्ट का जज, वो जो है एडवाइजरी बोर्ड में होगा उसकी परमिशन से, या कोई पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट कुछ अदरवाइज जो है डायरेक्ट करती है तो, ठीक है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक इफेक्टिव टूल है गवर्नमेंट के हाथ में डील करने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स को या सबवर्सिव को। कोई सोसाइटी में कम्युनल वायलेंस फैला रहा है या कोई और चीज़ कर रहा है ना, कोई मास मर्डर है ना, कोई टेररिज्म है ना, ये ग्रेटर सेफ गार्ड है इन दिस लॉ एंड ये मिसयूज़ भी होता है बहुत सारे लोगों के खिलाफ, है ना, और रियली जस्टिफाइड अदर देन दैट विच इट इज़ रियली जस्टिफाइड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको वैलिड करार दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड किया। कुछ अदर फ्रीडम्स हैं, देखो जैसे यू कैन सी दैट द राइट टू फ्रीडम जो है, देर आर सम अदर राइट्स एज वेल, द राइट्स हुएवर नॉट एब्सोल्यूट नहीं है ना, क्वालिफाइड है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में वो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पीस, मोरालिटी, इन चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ना। लेकिन पीसफुल अगर देखो फ्रीडम जो असेंबली का है टू बी एक्सरसाइज पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी गन बंदूक के साथ जो आप हड़ताल करोगे नहीं, ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ना। देखो 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर जो है किसी ऐसी चीज़ को जो अनलॉफुल है अगर उसको करने के लिए जो है इकट्ठे होंगे तो गवर्नमेंट इसको जो है इस पर क्या है, इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। ए जेन्युइन प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट एक्ट या पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और बाय द पीपल मे बी डिनाइड परमिशन, ठीक है। हाउएवर अगर पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन दिस रिगार्ड ऑफ दिस राइट एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एन एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सच ए मिस यूज बिकम रेयर and constituent assembly itself some member has expressed is their dissatisfaction restriction to this law। देखो आप जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, है ना, आप जो है अगर कोई आपको कुछ गलत लग रहा है, जैसे फार्म लॉज पास हुए थे रिसेंटली, है ना, तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जब वो वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए तो क्या किया, जो अथॉरिटीज़ है उसको जो है कड़ी उसको लाठी चार्ज करनी पड़ी, उनको भगाना पड़ा, क्योंकि वो जब तक पीसफुल हैं, जब सी एन आर सी के जो है पीसफुल लॉ चल रहा है, पीसफुली चल रहा है तो चलने देते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनका राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर ये पीसफुल से जो है पब्लिक प्रॉपर्टी अगर डैमेज करने लग जाए ना, हड़ताल करने जाए, बसें जलाने लग जाएं, तब जो है लॉज जो है पुलिस CRPF जो है कड़ा इस पर जो है लाठी चार्ज करती है, इवन फायरिंग्स आर ऑल्सो हैपन्स, ठीक है। अब राइट ऑफ एक्यूज्ड, देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया जो पर्सन एक्यूज हुआ है कोई भी ऑफेंसेस का, है ना, उनको सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। जैसे देखो कोई भी जो है मतलब किसी ने कोई जुर्म किया है नहीं किया, उसको जो है पकड़ा गया है ना, उसको कोर्ट के सामने पेश किया, देखो उनके पास 3 चीज़ें कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी देखो ना एक बार एक कत्ल किया है उसको 2-3 बार सज़ा थोड़ी दोगे, एक क्राइम का एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं 2-3 बार। नो लॉ शैल बी डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फॉर द बैक डेट। देखो ये समझो क्या है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम द बैक डेट। देखो फॉर एग्जांपल इसने कोई क्राइम किया, यहाँ पे चोरी की है ना, लेकिन चोरी क्राइम था ही नहीं, 10 साल बाद जो है चोरी एक क्राइम बन गया, लॉ बना दिया कि चोरी एक क्राइम है। अब इसने 10 साल पहले किया था, इसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि तब कोई कानून ही नहीं था ऐसा कि लॉ नहीं था, लॉ अब बना है, अब के बाद जो क्राइम करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी चोरी की। तीसरी चीज़ समझो, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी इंसान को जो है ना अपने खिलाफ जो है विटनेस नहीं बनाया जाएगा कि तुम बताओ तुमने खून किया, तुम विटनेस हो अपने, नहीं, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ ही गवाही देने का, अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का, वो अथॉरिटीज़ को इकट्ठी करने पड़ेंगे इसके खिलाफ सबूत। हाँ आपकी फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, आपका ब्लड टाइप ले सकते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अपने खिलाफ ही खुद सबूत नहीं इकट्ठा करने दिया, नो वो है ना, इंक्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, देखो एक्सप्लॉयटेशन जो है ना, एक्सप्लॉयटेशन जो फेलो ह्यूमन बींग्स जो है ह्यूमन बींग्स के साथ करते हैं, चाहे वो उसके स्किन कलर पे करते हैं जैसे ब्लैक्स के साथ अमेरिका में होता है, या फिर हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग था, है ना, या फिर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में जो है ये इनइक्वालिटीज़ हैं, सॉरी एक्सप्लॉयटेशन में जो है आपको लो वेजेस मिल रही हैं ना काम के लिए, बॉन्डेड लेबर्स, है ना, ठीक है, मतलब स्लेवरी ना, लोगों को अनफेयरली उनको जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, चिल्ड्रंस को, है ना, पोर्नोग्राफी में, है ना, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ना, वुमेन्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, है ना, यूज्ड एज सेक्स टॉयज, है ना। तो इस तरीके से ये जो है गवर्नमेंट जो है फॉरबिड करती है, और बिलो द जो एज ऑफ 14 ईयर्स से उनको डेंजरस जो जॉब्स हैं लाइक फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने से बंद करती है। गवर्नमेंट बहुत सारे जो है इस पर क्या चलाया, काम भी चलाया है कि जो 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज है उसमें उसको क्या गारंटी किया, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। और भी चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए वेरियस एक्ट्स पास किए गए, ये एक्सप्लॉयटेशन के एक को और मीनिंगफुल बनाते हैं, राइट जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो
ये पढ़ने से मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री है ना, हर इंसान को जो है अपना रिलीजन प्रोफेस करने की है ना, प्रैक्टिस करने की है ना, उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने का पूरा हक है, ठीक है। वो अपना और वो अपना जो है रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको और लोगों के साथ बांट सकता है पीसफुली है ना, उनको समझा सकता है इस रिलीजन में क्या क्या बातें हैं ना, वो अपने रिलीजन को जो क्या है मेंटेन कर सकता है। उस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपने रिलीजन के कुछ कपड़े हैं जैसे वो पहनना चाहता है पहन सकता है। ये गारंटी करता है कौन? फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में, ठीक है। फ्रीडम फेथ या वर्शिप का, कि तुम वर्शिप कर सकते हो जैसे चाहे मंदिरों में, मस्जिदों में, अपने फेथ को जो है अपने साथ रख सकते हो। ये राइट दिए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करेगी रिलीजियस मैटर्स में, है ना, फॉर रूटिंग आउट सर्टन। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना बाकी रिलीजियस, लेकिन कुछ जो है जो गलत चीज़ें, जैसे 3 तलाक था है ना, जैसे सती प्रैक्टिस जैसी चीज़ें हैं है ना, विडो री मैरिज जैसी चीज़ें, उनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो रिलीजन के अंदर कुछ ख़राब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ठीक है, ओके। तो लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं, लेकिन जो है रिलीजन जो है इसको ये दिया। अब इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, देखो गवर्नमेंट जो है ना, बीइंग ए कंट्री विद होम ऑफ सेवरल रिलीजन, इट इज़ नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा हर रिलीजन को। नेगेटिवली है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी। ये नहीं कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड गुड, या हिंदूज विल बी ट्रीटेड गुड, या क्रिश्चियन विल बी ट्रीटेड बैड, या फिर जोरास्ट्रन विल बी ट्रीटेड, या जैनिज्म विल बी ट्रीटेड, या बुद्धिज्म को अलग ट्रीट नहीं। गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी रिलीजन को। गवर्नमेंट सब रिलीजन्स को जो है इक्वल फुटिंग पे देखेगी, ठीक है, ओके। हर रिलीजन जो है गवर्नमेंट की नज़र में। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी दिए हैं गवर्नमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट ने कल्चरल, मतलब अपने कल्चर को, अपने अगर डिस्टिंक्टिव जो है, जैसे ट्राइबल एरिया की कुछ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स हैं, अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने ये आपको राइट दिया है, कोई उनको जो है उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपके जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं ना, आप अपनी जो है यूनिक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना, मदर टंग है ना। आप जो है एजुकेशनल राइट से, मतलब आप अपने जो है वो जो है क्या बोलते हैं उसको, जो अपने रिलीजियस जो है, जैसे लिंग्विस्टिक और जो कल्चर माइनॉरिटीज़ हैं वो इंक्लूड की गई हैं इस प्रोविजन में। माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं जिनकी कॉमन लैंग्वेज या रिलीजन है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में, है ना, एज ए होल, है ना, ये आउट नंबर करते हैं अदर सोशल सेक्शंस को। जैसे कल्चर और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है उनकी, उनको प्रोटेक्ट और उनको कंजर्व करना और उनको डेवलप करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जितने भी माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, वो अपना काम खुद से चला सकते हैं, उनको राइट है ना, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, नोट है ना। गवर्नमेंट विल नोट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन बेसिस दैट इट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। लेकिन गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगी, यानी कोई ज़्यादा उनकी तरफदारी करेगी और मेजॉरिटी की नहीं करेगी, है ना, या माइनॉरिटी के साथ नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, देखो ये आता है आर्टिकल जो है 32 में ना, आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि राइट टू मूव टू द कोर्ट टू प्रोटेक्ट क्या फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ इज क्या फंडामेंटल राइट, कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो वॉयलेट होते हैं या फिर वॉयलेट होने वाले होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकते हो, ठीक है, उनको बचाने के लिए, ठीक है। ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ओके, कि अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, है ना, वो इन इट सेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके रॉ वायलेट होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्ट इंटरफेयर या हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट इंटरफेयर, इनके लिए स्पेशल रिट्स होती हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, ओके। कुछ रिट्स हैं जैसे हेबियस कॉर्पस है, ये रिट हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी रिप्रेजेंटेड बिफोर हिम। किसी पर्सन को जो है अरेस्ट कर लिया है पुलिस अथॉरिटी या फिर किसी इंडिविजुअल ने भी, ये अगेंस्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, उसको जो है अपने सामने लिया जाए। इट कैन ऑर्डर ऑल्सो टू सेट फ्री फॉर अरेस्टेड पर्सन, कोई अरेस्ट पर्सन है पुलिस या किसी भी ग्राउंड पे, इफ द मैनर ऑफ अरेस्ट जो है नॉट लॉफुल या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, समझे। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस रिट जो है ना वो कोर्ट इशू करता है किसी पब्लिक ऑफिस को, पब्लिक ऑफिस में सरकारी ऑफिस को अपनी लीगल ड्यूटी या देयर बाय इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, अपनी लीगल ड्यूटी ना करते हुए किसी फंडामेंटल राइट को जो है उन्होंने क्या किया है, ब्रोक किया है, प्रोहिबिट्स। ये जो है ये इशू करती है कोई हायर कोर्ट,
है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट को, है ना, कि वो कि हैज़ कंसिडर्ड ए केस गोज बियॉन्ड इट, कि अगर कोई केस उनके अंडर है जो उनकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो हाई कोर्ट जो है क्या बोलेगी कि इसको आप नहीं ले सकते, या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी इसको बंद करो, ये आपकी जुरिडिक्शन से बाहर है। क्यों वारंटो, देखो इफ़ द कोर्ट्स फाइंड आउट कि एक पर्सन जो है होल्ड कर रहा है ऑफिस बट नॉट एंटाइटल टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशू रिट और क्यू वारंटो एंड रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एन ऑफिस होल्डर। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा क्वालिफाइड नहीं है किसी ऑफिस होल्ड करने में, और ये सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है थ्रू कैसे भी, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस इंसान को इस ऑफिस से निकाला जाए, ये क्वालिफाइड नहीं है इस ऑफिस को होल्ड करने में, समझे? ओके, अच्छा फिर क्या है, कैरिटोरियो, है ना, काटेरियो, क्या है ये, कैटियोरारी सॉरी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये है अंडर दिस रेट जो गवर्नर कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है लोअर कोर्ट या किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी पेंडिंग काम जो है उस अथॉरिटी के सामने, हायर अथॉरिटी को। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के पास कुछ पड़ा हुआ है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, है ना, जो पेंडिंग काम है, या फिर कोई लोअर कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो उसका काम जो हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए, हायर अथॉरिटी को जो उसके सामने वो मैटर है। तो इस तरीके से ये कुछ मैकेनिज्म है, ये कुछ रिट्स हैं जो गवर्नमेंट जो है इशू करती है ना, किसको, डिफरेंट इंडिविजुअल्स या किसी पब्लिक ऑफिस या फिर किसी कोर्ट को, है ना, इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स। ये टूल्स हैं, ठीक है, ये टूल्स हैं जो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कर। नेक्स्ट देखेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो इतना सारा पढ़ने के बजाय मैं तुम लोगों को इन शॉर्ट समझाता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया के बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगा, कौन सी, तो फॉरमोस्ट अमॉन्ग दीज वाज द चैलेंज जो ब्रिंग होंगे इक्वालिटी और वेल बींग सब सिटीजन्स का। तो सर्टन पॉलिसीज जो डायरेक्ट करेंगी रिक्वायर्ड है इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की। देखो इन शॉर्ट जो डायरेक्ट ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं होती कोर्ट में, पहली बात ये याद रखना। फंडामेंटल राइट्स जैसे जो है इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट में, ये नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिफाइबल नेचर, है ना, लेकिन इनका पर्पस क्या है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि रास्ता दिखाते हैं कि आपने इस रास्ते पे काम करना है। ये जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वेलफेयर स्टेट के, सोशलिज्म के, कॉटेज इंडस्ट्री को जो है काउ प्रोटेक्शन, ऐसे मतलब इस रास्ते में आपको काम करना है। ये एक्चुअली स्टेट को जो है, गवर्नमेंट को जो है एक रास्ता दिखाते हैं कि आपने ये रास्ते में काम करने हैं। और ये स्टेट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इस पे जो है लोग देखते हैं कि क्या इन्होंने इस रास्ते पे काम किया, क्या वेलफेयरिज्म ऑफ पीपल किया, नहीं किया तो अगली बार इन्हें वोट नहीं देंगे। तो ये एक क्या है, एक लेंस है जिसके थ्रू जो है पीपल देख सकते हैं कि व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये इनेक्ट नहीं हो सकते, गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कोशिश करती है इन चीज़ों को, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डायरेक्टिव सोशलिज्म एक पॉलिसी थी हमारी जैसे, है ना, इस तरह की, लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इन्हें इम्प्लीमेंट करने की, चाहे ये इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो मेनली 3 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट आर मेनली 3 थिंग्स के गोल और ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए। सोसाइटी को प्लूरलिज्म होना चाहिए, सोसाइटी जो है कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी जो है केयर होनी चाहिए एनिमल्स के द्वारा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए सोसाइटी को, है ना। तो सर्टन इंडिविजुअल राइट दैट इंडिविजुअल शुड इंजॉय, कुछ ऐसे राइट्स जो इंडिविजुअल्स को, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए हों उसके अलावा भी ह्यूमन के पास सोसाइटी में होने चाहिए, जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। सर्टन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है शुड अडॉप्ट, नहीं ये नहीं है कि नहीं हुई तो आप कोर्ट में जाओगे, आप हड़ताल करोगे, नहीं, करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव अफेक्ट टू सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे उन्होंने सेवरल जिम्मेदारी जो अबोलिशन बिल पास किए, बैंक्स को नेशनलाइज किया, सोशलिज्म को इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज जिससे जो है वर्कर्स की जो है कंडीशन इंप्रूव हो, फिक्स किया उन्होंने मिनिमम वेजेस, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है प्रमोट की, है ना, इस तरह के रिजर्वेशन प्रोवाइड की जो अपलिफ्टमेंट करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एरियाज को मेड किया। तो ये एफर्ट डाली कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है इंक्लूड किया, जैसे राइट टू एजुकेशन दिया सोसाइटी को, ना सोसाइटी को कुछ गोल्स दिए, है ना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, पावर का किया, है ना, तो मनरेगा जैसी स्कीम, मिड डे मील जैसी स्कीम, है ना। तो ये सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो 1976 में ऐड किए गए थे, है ना, ठीक है, 1976 में ऐड किए गए थे, ठीक है। ये जो है चेक्स, देखो
check your process. It is estimated that 3 billion जो अर्बन होमलेस इन नाइट शेल्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 5% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। जो हंड्रेड्स ऑफ ओल्ड और सिक जो होमलेस पीपल हैं वो ठंड में या गर्मी में ड्यूरिंग विंटर्स या ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर्स जो है मारे जाते हैं, है ना। उनके पास दे कैन नॉट हैव राशन है ना, वोटिंग कार्ड नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्स जो है दे कैन नॉट अवेल गवर्नमेंट की हेल्प या नीड, है ना। दे ऑल लार्ज नंबर ऑफ जो होमलेस पीपल हैं या आर कैजुअल वर्कर्स हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं सिटीज़ में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करने के लिए, अपने जो है क्या करने के लिए, अपना कुछ जो है रोजगार की तलाश में। तो यूजिंग दीज फैक्ट राइट पटिशन टू सुप्रीम कोर्ट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, योर पटिशन शुड मेंशन फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू होमलेस पीपल्स, है ना। ये फंडामेंटल राइट डिनाई किए जाते हैं। अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। देखो बहुत फंडामेंटल राइट और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर ये इंप्रूव होगा तो ये भी इंप्रूव होगा, ये इंप्रूव होगा तो ये भी इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर राइट टू लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी लाइफ की तो डेवलपमेंट होगी ह्यूमन की, है ना। गोल क्या है, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का गोल क्या है कि फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं गवर्नमेंट को अननेसेसरी एक्शन लेने के। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं गवर्नमेंट पे प्रेशर के ये चीज़ें करो, प्रोटेक्ट करो राइट का इंडिविजुअल। जो डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, वेल बींग पूरी सोसाइटी एज ए होल की देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारे जो है हमने ये काम किए। देखो ज़्यादातर क्या है ना, गोल्स क्या है कि वेलफेयर लोगों का करना, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देना, रेज करना लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्स, है ना। प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस। पॉलिसीज क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू प्रमोशन ऑफ क्या प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लीकर जैसे, कॉटेज इंडस्ट्री को इंप्रूव करके, है ना, कैटल स्लॉटर से बचा कर प्रमोट करके डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत राज में। तो इस तरह से हो गए। नॉन जस्टिसेबल राइट है, देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स फॉर मेन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे जो है लेबर की तरह काम करवाया जाता है या स्लेवरी जो की तरह। राइट टू वर्क होना चाहिए हर बंदे को, 6 to 14 ईयर्स की एज को या 6 ईयर से बिलो जो है एज है, बिलो 6 ईयर। अर्लियर चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देनी चाहिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट को एक क्या रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। देखो दिस जनरेटेड है ना, दिस इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट वाज सेइंग कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट वाज सेइंग कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एन अमेंडेड दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। देखो एक डिबेट चलती है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंडमेंट कर सकता है। कोर्ट कहता है कि नहीं, वो है कुछ फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको वायलेट नहीं कर सकता। इस थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट ने कब सॉल्व किया, केशवानंद भारती केस में। उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको वायलेट ना करते हुए, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, फेडरल फीचर होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डुअल पॉलिटी, एक सेंटर में एक स्टेट में 2 गवर्नमेंट्स होंगी, है ना। अच्छा, फिर सेकुलरिज्म हमारे देश का एक बेसिक कंसेप्ट है। सो वेलफेयर स्टेट हमारा देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। इन चीज़ों को ना वायलेट करते हुए आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल जो लाइफ को, इंसान की फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो, उनको ना वायलेट करते हुए, उनको ना हटाते हुए, हमारे स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो बेड रॉक बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा रहनी चाहिए। एक आइडियोलॉजी है हमारे देश की हमेशा, एक सेकुलरिज्म, एक पीसफुल, है ना, वो हमेशा रहना चाहिए, है ना। उसको ना हटाते हुए आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर वो चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट्स के रास्ते में आएंगी कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही हैं, राइट टू लाइफ जैसे, राइट टू इक्वालिटी जैसे, है ना, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये लॉ नहीं बन सकता, इस लॉ को खारिज कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसे हो गया, है ना, ऐसी चीज़ों को, ठीक है। ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। आप इसको जो है ना एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 2 से 3 बार इस चैप्टर को पढ़ो। एक बार पहले पढ़ो, फिर दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार फिर कुछ मेन वर्ड्स हैं जो उनको मेमोराइज करो, जो नहीं आ रहा गूगल करो, है ना। यहाँ से देखो जो मतलब नहीं आ रहा, जो फिर भी नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको हल आपको बताऊँगा, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है, आर्टिकल 21 में क्या आता है, 22 में अगर आता है कौन सा, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या फ़र्क है, समझे, पता होना चाहिए, समझे। आर्बिट्री अरेस्ट के खिलाफ क्या हमारे पास लॉज है फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए क्या क्या किया है, कौन से प्रिंसिपल सोशलिज्म है, कौन से गांधीयन है, कौन से लिबरल से, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।